मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, कारण क्या है इसका? एक भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्यों ऐसा? फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कमेंट नहीं आ रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट क्यों नहीं है इसमें? मुझे लोकेश जी दिख रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन इसमें कोई कमेंट नहीं है। कोई कमेंट कर रहा है क्या? जब कमेंट नहीं होगा तो कैसे क्वेश्चन आंसर होगा, कैसे मास्टर क्लासेस होंगी? लोकेश जी मुझे फोन करो प्लीज एक बार, मैं देखना चाहता हूँ। अभी आ गए हैं, लोकेश जी आ गए, थैंक यू जी। अब ये अच्छा लग रहा है कि समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और बहुत सारी बातें ही करेंगे आज हम। अब आने लगा है लोकेश जी, थैंक यू सो मच। संगीत समाधि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आवाज आ रही है मेरी, और मास्टर क्लास में आज मैं जुड़ा हूँ। पहले संगीत की बातें करी थी, आज मैं बांसुरी की बातें करूंगा। आप लोग कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं संगीत के बारे में, बांसुरी के बारे में, जितना कुछ मुझे आता है मैं बताने की कोशिश करूंगा। और बांसुरी ऐसा साज है जिसको लोग कहते हैं कि जिसकी अलग फूंक है वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दुनिया में ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो चेंज ना हो सके। लोगों के चेहरे चेंज हो जाते हैं तो टोन तो अलग बात है। जवानी कैसे आएगी वो अगर ठीक समझाने वाला कोई मिल जाता है तो समझ में आ जाएगा कि कैसे अच्छी जवानी आएगी। और साहिल राणा जी ने कहा है कि रियाज में ऐसी बातें बताएं जो बिगनर के लिए, सबसे पहले तो बांसुरी फूंकना, और फूंकने के साथ साथ उसमें टोन, एक अच्छी जवारी वाली टोन कैसे आएगी, पहले उसकी साधना करनी पड़ेगी। उंगलियां तो चल जाएंगी, टाइपराइटर पे भी उंगली चल जाती है, लेकिन एक हैंड राइटिंग में अगर प्रैक्टिस करी जाए तो हैंड राइटिंग जो होती है
उसको सुंदर बनाने के लिए उसको आपको हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइपराइटर पे आप उंगली कुछ भी चलाएंगे चल जाएगी। तो आप स्वर साधना कीजिए। जो बिगनर है जितने भी, उनको मैं यही कहूँगा कि सब कोमल धा को लाउड करने के लिए कैसे रियाज करना चाहिए। गोपाल जी, मैं इतना ही कहूँगा कि भैरव राग ले लें आप सुबह, और सारे और पाधा इस दो स्वरों का प्रैक्टिस करें। पा जैसे जवारी से आ रही है, जिस स्वर से आप जिस जोर से सा को फूंक रहे हैं उसी जोर से रे को भी फूकें, और वो करते करते धीरे धीरे जवारी आने लगेगी उसमें। उदय भाई का स्वागत है, उदय मजुमदार जी का। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस। जयशंकर भैया को भी नमस्कार मेरा। तो सुभाष कुमार जी कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि सही बजा रहे हैं। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहते हैं ना। अगर आप अकेले रियाज कर रहे हैं और आपने किसने देखा कि आप कैसा रियाज कर रहे हैं, तो किसी गुरु के सानिध्य में जरूर जाना पड़ेगा आपको रियाज करने के बाद। राजेश जी कहते हैं कि किसी राग को बजाते समय सोच कैसे डेवलप करें। आप खुद ही, आप अगर कार चलाते हैं या ड्राइव करते हैं राजेश जी, तो आप सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है, प्लान करना होता है ना कि हमें आगे से राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। तो आप पहले से प्लान करते हैं, तो आपको पता होता है कि हमें रास्ता कहाँ जाना है। तो आप इतना सुनिए, इतना अच्छे गुरुओं को सुनिए और उसको ऐसा रियाज करिए कि आपको लगेगा कि हमें ये अब सारे गा ही है, तो सारे गा की बढ़त सा के बाद रे के बाद हर सुर की अपनी पहचान है, अपना शरीर है, अपना चेहरा है, उसको पहचानिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आप कहीं जाने के लिए रास्ते को ढूंढते हैं, वैसे वैसे आप घूमते चले जाएंगे। निशान जी कहते हैं कि सर गमक मुर्की और तत्कार के लिए, तत्कार अच्छा कैसे रियाज करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, गमक के लिए ऊपर के स्वर को हम नीचे प्यार से, किसी को बुलाते हैं प्यार से, बजा के बताते हैं। इनका हम रियाज करेंगे तो इससे आपका बहुत फायदा होगा आपको। गायकी अंग में जोड़ संभव है। गायकी अगर हम, जरूरी नहीं है कि हम उसमें गायकी का अंग हम बजाते हैं तो उसमें ध्रुपद अंग में भी गायकी होती है, ध्रुपद अंग में भी जोड़ होता है। अब गायकी
तंत्रकारी स्टाइल या सितारा में बजाते हैं। ध्रुपद अंग में भी जोड़ है। ध्रुपद तो गायकी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें संभव है, हर चीज संभव है। ताल के अभ्यास का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप 4/4 आप समझ जाइए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4/4 का जब आप एकदम एक खांचा बना लेंगे, एक पार्ट बना लेंगे, 4 के बाद 1 आना है, तो वो एक जब सम का आपका टेम्पो चलने लगेगा, सारे गा मा पा धा नी सा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये जब आपको एक आप उसके अंदर ताल पेटी लगा सकते हैं, मेट्रोनोम लगा सकते हैं, एक सरगम को रियाज करने के लिए, वो आपके साथ अपने आप ही ताल में आना शुरू हो जाएगा। ये प्रभात जी, फ्लूट के रियाज के साथ शहनाई का रियाज अपने आप हो जाता है? ऐसा नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपने स्टाइल है, हर इंस्ट्रूमेंट को अपना अपना स्टाइल से बजाया जाता है, तो दोनों का ही प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा बजाने के लिए प्रैक्टिस जरूरत है। अगर आप कहें कि बस मैं बांसुरी बजा लिया और हो गया, तो वो नहीं होगा। हर इंस्ट्रूमेंट, सपोज मैं ही हूँ, मैं बांसुरी के साथ तबला बजाऊंगा, तबले का रियाज मुझे करना पड़ेगा, या बांसुरी के साथ क्लैरिनेट बजा रहा हूँ तो मुझे करना पड़ेगा रियाज। हर किसी की अपनी स्टाइल है, अपना फिंगरिंग है, वो करना ही पड़ेगा आपको अच्छा बजाने के लिए। जी विपिन जी, ये टेक्निक जो है ऊपर से एक सुर को लाके राग के हिसाब से, तो वो गाने के लिए भी बेनिफिशियल है। मैंने जवाब दे दिया प्रभात जी। रियाज कपिल जैन जी क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इम्प्रूविंग अगर राग को अगर आप एक अच्छे गुरु से अगर तालीम लेंगे, अच्छा गुरु जिसको रागों की नॉलेज है और जिसको संगीत की अच्छी नॉलेज है, वो आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना सिखाएगा कि कैसे वो वहां बहुत सारे लोग ऐसे भी सिखाते हैं कि आज ये राग कर दिया, कल दूसरा राग कर दिया, परसों तीसरा राग कर दिया। ये राग नहीं है। एक एक चीज को कैसे कैसे बढ़ना है, एक बहुत टाइम टेकिंग है, पेशेंस होगा तभी हम उसमें हम कर पाएंगे कि किसी राग का चलन कैसे होना चाहिए। अभिजीत जी, तान का रियाज कैसे होना चाहिए? अब हम कोई भी राग लेते हैं, सपोज हम कोई भी राग लेते हैं, उस राग को हम इतना प्रैक्टिस करते हैं कि वो एक अलंकार ही हमारी तान बन जाती है। अब भोपाली हम बजा रहे हैं, ये वही है। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये ताल में बदल गई, वही सरगम हमारी ताल में बदल गई। मोहंती जी का स्वागत है। थैंक यू मोहंती जी, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आप आए। हर अमरप्रीत जी, गायकी की गमक में और सितार की अंग की गमक में हर किसी का, हर इंस्ट्रूमेंट का, गाना को नहीं कहता मैं, वो
गायकी को नहीं कहता। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक दायरा है जिसमें हम कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज होगी इंस्ट्रूमेंट में कि कहीं ना कहीं हम फंसेंगे। अब सपोज यही गाना किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आ पाएगा। मैं बांसुरी को कट गया, कटेगा। गाने में हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, तो सितार और गाना गायक उसमें किसी भी गमक कर सकते हैं हम। अब भोपाली बजा रहे हैं हम, लेकिन हम गंधार पे अगर गमक लेंगे तो मध्यम का अंग लगेगा, लेकिन मध्यम साउंड नहीं करेगी क्योंकि राग में है नहीं। है लेकिन साउंड नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लगेगा। हम सब जानते हैं रजा अग्रवाल जी, हम सब जानते हैं कि जो नए आपने गायकी और अंग को बांसुरी में उतारने में किया है वो किसी और ने नहीं किया है, चाहे वो क्लासिकल हो या लाइव म्यूजिक। लेकिन फिर भी कभी कई लोगों को प्रमाण की आवश्यकता, तो क्या देखो मैं कुछ नहीं जानता संगीत के बारे में। सबसे पहली बार मैं स्टूडेंट हूँ और किसी को किसी चीज की प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ऑडियंस बता देती है कि वो कैसा है, चाहे वो क्लासिकल है या लाइट म्यूजिक है या कुछ भी है। प्रमाण को आर्टिस्ट कभी प्रमाण नहीं देता। ये नहीं कह सकता कि आप मैं कंपटीशन नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। ये ऐसी सोच रखने वाले सिर्फ एक दूसरे को देखते ही हैं, यही कहते हैं कि भाई अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, सिर्फ दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो प्रमाण की उनको ही जरूरत होती है, और ये किसी एक के कहने से, किसी दो के कहने से नहीं होता। जब ऑडियंस मानने लगती है, जब जनता मानने लगती है, करने लगती है, तो वो प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं तो बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आती। गुरुजी लयकारी के लिए बेसिक प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? लयकारी के साथ जैसे आप सब दिमाग का खेल है। अगर आप चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, घर बैठ के भी लॉकडाउन में खेल ही रहे होंगे, तो कैसे किसको हराना है, कैसे कहां से मैं चाल चलूं जिससे चेस में आपको लगेगा कि हम शतरंज में हम कैसे कौन सी चाल चलूं जो अगला मेरे से हार जाए। तो वो लयकारी अगर आप हम करना चाहते हैं तो एक लय आपको देखिए, कोई गोट कोई भी बंदिश लेते हैं, मैंने अभी बताया कि जब 4-4 का आपका एक फ्रेज बन जाएगा, या 4-3 का, 3-3 का, 2-3 का, तो आपको ताल के साथ एकदम खेलने में बहुत आनंद आएगा।
राग विस्तार के बारे में। राग को विस्तार करना, एक एक स्वर को पकड़ के। अब सपोज जैसे मैं भोपाली बजा रहा हूं आज, एक धैवत को पकड़ के हम धैवत के पास घूमेंगे। अभी हम रे पे नहीं गए, सा और 3 नोट पे। एक एक स्वर को हम पकड़ के मजे लेके अगर हम बजाएंगे तो धीरे धीरे बढ़त, फिर उसका आनंद हम ले लेंगे। हम खुद आनंद लेंगे तो हमारी सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है उसको भी आनंद आएगा। ये मेरे पिताजी कहते थे कि हमें खुद को आनंद आना चाहिए तो जाके सामने वाले को आनंद आएगा। हम खुद ही अपने संगीत से बोर होंगे तो फिर दूसरा तो खुद ही बोर होएगा। और मेरे पिताजी जरूर ये एक बात कहते थे कि संगीत भगवान के लिए करो तो भगवान के बनाए हुए बंदों को वैसे ही अच्छा लगेगा। अगर भगवान को अच्छा लगा तो हर किसी को अच्छा लगेगा। प्रभात जी कहते हैं, क्या किसी सही रियाज पता लगाने के बाद 2 घंटे बजाना काफी है? अब आपको कहीं पहुंचना है, आपको पता है कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आप 2 घंटे डेली चलेंगे तो आप देख लीजिए कितने दिन में पहुंचेंगे। आपको अगर अमेरिका पहुंचना है और आपको वहां पे काम करना है तो आपको 2 घंटे से अगर चलता है तो आप 2 घंटे करके चलिए, या तो फिर 22 घंटे की फ्लाइट लेके डायरेक्ट पहुंचिए। आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाहता हूं। तबले, धीरज जी, तबला सीखना जरूरी नहीं है, तबले की नॉलेज बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि तबला आप सीखेंगे तो ही तबले के साथ बजा पाएंगे। आप तबले की लय की अगर जानकारी है आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लय की जानकारी है तो उसके साथ सब कुछ है। बांसुरी के लिए गायन भी सीखना बेहतर होगा। जरूरी नहीं है कि आप गाना सीखें तो ही बांसुरी बजा पाएंगे या बांसुरी सीखें तो ही गा पाएंगे, ऐसा नहीं है। और एक ही चीज सीखें, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये पुरानी कहावत है, बुजुर्गों ने कहा है। इसीलिए मैंने शहनाई छोड़ दी। गलती से अच्छी बांसुरी बज जाए उसी में रियाज में लगे होते हैं, एक ही साथ रहा। अनुभा जी, मेट्रो सिटी में लाइफ बिजी है, आई नो। लाइफ, मैं एक ही चीज कहता हूं, हर बार यही कहता हूं कि लोग कहते हैं समय नहीं है। आज से 100 साल पहले या उससे पहले टाइम वही 24 घंटे थे। 24 घंटे घट के
22 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे नहीं हुए। लोग वैसे ही काम करते थे, वैसे ही दिनचर्या थी, वैसे ही। अब लोग फालतू ज्यादा बिजी हो गए हैं, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं। माना कि भाई बड़े शहरों में आना जाने में टाइम लगता है, लेकिन आपको अगर संगीत करना है तो आपको उसके हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि कैसे कितने बजे मुझे उठ के कैसे कितने बजे रियाज करना है। अरविंदर जी को थैंक यू है, अरविंदर जी का स्वागत है, आप आए। ऋषि जी, मैंने गमक के लिए बताया है कि एक ऊपर का स्वर लगा के अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम। डॉक्टर सुजीत जी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू, आप आए। नूपुर जी का भी स्वागत है। विपिन जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। आपके अनुभव और एक्सपीरियंस। थैंक यू है जी। कई लोगों का मानना है कि बहुत सारे गुरुजनों से सीखना चाहिए, सबका तरीका और टेक्निक अलग अलग है, तो क्या हर किसी से सीखना जरूरी है? अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं सही कहूंगा कि अगर आप एक गुरु से पूरी शिक्षा लेके, जितनी अगर गुरु किसी को बनाते हैं तो वो अगर अगर उसका सारा कुछ ले ले लिया आपने, तो आप दूसरे के पास जाइए। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में एक गुरु से कोई दूसरा सीख। हाँ, आप दूसरे से उनका कुछ ले लीजिए, जरूरी नहीं कि गुरु बनाना जरूरी है। हम सीखना, हम उनसे बात व्यवहार सीख सकते हैं, हम उनके साथ बैठ के उनका संगीत सीख सकते हैं। गुरु बना के मुझे ऐसा लगता है कि अगर बांसुरी हम सीख रहे हैं तो बांसुरी वाला गुरु ही होना बहुत जरूरी है। कोई गाने वाला गुरु होना नहीं चाहिए कि हम गाना सीखेंगे तो हम तभी बांसुरी बजा पाएंगे, ऐसा नहीं। बांसुरी की टेक्निक एकदम ही अलग है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट सीखने वाला एकदम, दूसरा इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला एकदम अलग है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपने वो शहर छोड़ दिया और आपको दूसरा वो गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस गुरु से परमिशन लेके आप दूसरे से सीख सकते हैं, और उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी और से सीख रहे हैं। बस गुरु भक्ति होनी चाहिए, तभी संगीत आता है। क्योंकि गुरु भक्ति लोगों में होती नहीं, सीखने के बाद एकदम ही थोड़ा सा जब नाम हो जाता है तो कौन गुरु, गुरु ही चेला हो जाता है उस टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से सीख चुके होते हैं, किसी ने आपको खड़ा कर दिया, तो आप उसको भूल के किसी तीसरे आदमी को श्रेय दें, उस गुरु को भूल जाएं जिसने अपना जीवन आपके लिए लगा दिया, तो वो बहुत ही अनर्थ है, बहुत ही गलत है। और संगीत ऐसे नहीं आता। जब दिल अच्छा है तो संगीत अच्छा होगा, दिल खराब है तो संगीत अच्छा नहीं हो सकता। ये 100% ट्रू है। और अपना देखो, अपना संगीत करो, अपने लिए जियो। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसा बजा रहा है, हर किसी का अपना अपना अलग बजाने का ढंग है, हर किसी की अपनी तरक्की अलग है। और ये नहीं कहेंगे वो फलाना अच्छा, दूसरा शागिर्द अच्छा बजा रहा है तो मुझे अच्छा बजाना चाहिए, नहीं। आप कहते हैं ना कि किसी लाइन को छोटा करने के लिए उस लाइन को मिटाना नहीं, उस लाइन से लंबी लाइन होनी चाहिए, तो जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि हम जो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है उसको हम मिटाना शुरू कर दें, नहीं, मिटाने से नहीं होगा। इतनी मेहनत और इतना लगन, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उस लाइन से आगे बढ़ जाए, किसी के पीछे ना पड़े। किसी को कोई, हर आदमी बड़ा है आज की डेट में, कोई छोटा नहीं है, हर आदमी का अपना गाने बजाने का स्टाइल है, और कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी के। तो इसलिए टेक्निक आप अपनी बनाइए और अपने बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ते जाइए।
किंग शिव जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण की बांसुरी ऐसे ही बजाती होंगे। सुभाष जी कहते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं आपके पास आऊंगा, तब तक मैं क्या करूं, आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकारों को सुने, और संगीत बहुत सुनने से बहुत कुछ आता है। किसी की अच्छाइयाँ ले, बुराइयाँ ना ले, बहुत कुछ मिलेगा आपको संगीत में। बैठे घर बैठे सुनिए, सिर्फ मोबाइल फोन पे अपना यूट्यूब लगा के खूब सुनिए। बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, उनसे बहुत कुछ मिलेगा आपको। दिनेश भैया को मेरा प्रणाम, स्वागत है आपका। नोटेशन से हम बजा लेते हैं, फिर ऐसा लगता है कि इसमें स्वीटनेस नहीं है। यस, आप अब क्या कहूँ मैं आपको, नोटेशन बजाना एक फील हमारे संगीत में है, हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में ही है कि फील जो दिल से है। नोटेशन तो हम करता डा 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 डा, अब सपोज अब नोटेशन में सा सा दा प ग रे सा सा धा सा रे ग रे ग, ये नोटेशन लिखी हुई है। अब यही चीज है। वो फील लाने के लिए नोटेशन के साथ साथ आपको संगीत सीखना पड़ेगा। तो अमर भैया को चरण स्पर्श, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। अमरनाथ भैया के लिए मैं यही कहूंगा कि बचपन से मैंने इनको सुना है और बहुत कुछ इनको फॉलो भी किया है मैंने। बहुत कुछ इनसे मैंने संगीत के बारे में, नोटेशन के बारे में, ऑर्केस्ट्रा बनाने के बारे में बहुत कुछ अमर भैया से मैंने लिया है। अतुल जी का स्वागत है, थैंक यू। सरोज जी कहते हैं आप क्लासिकल रिसाइटल के साथ साथ वेस्टर्न फोक, कंटेम्प्रेरी सब कुछ बजाते ही हैं, क्या वोकल आर्टिस्ट के लिए संभव है? मैं तो कुछ भी नहीं बजाता, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, और इतना बजाना तो बहुत मुश्किल काम है जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट करते हैं। मैं सिर्फ अपने पिताजी के पद चिन्ह पर चलता हूँ जो हर चीज बजाते थे, एक बांसुरी से पूरा सब कुछ बजा जाते थे वो। और सबके लिए संभव है, कोई भी असंभव चीज नहीं है। किसी ने सोचा नहीं था कि हम अंतरिक्ष पे पहुंच जाएंगे, तो वो भी असंभव नहीं था, वो भी संभव हो गया। तो कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ लगन की बात है और ध्यान की बात है। छत्तीसगढ़ के कौन? निशांत शुक्ला जी हैं छत्तीसगढ़ से। कैसे आप आएंगे यहाँ पे? मैं दिल्ली बॉम्बे दोनों जगह रहता हूँ। आप कभी आइए, जब मैं दिल्ली आऊँ, दिल्ली से छत्तीसगढ़ पास है शायद, तो आप आइए और फिर मुलाकात करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, क्योंकि एक बार सामने आके सुनने से ही पता चलेगा कि आप कितना बजा सकते हैं, कितना प्रैक्टिस किया है आपने, और कैसा क्या आपको तरीका देना पड़ेगा मुझे। ब्रिजेश कुमार जी कहते हैं कि साज साधने का तरीका, सा स्वर में बच जाए। साधना इसी को कहते हैं कि अगर हम स्वर साधना कर रहे हैं, एक सच्चा सुर लगा रहे हैं, हम अपने एक सा के ऊपर ही सा लगा रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि वो सुर में सा है, वो हमारे कान को पता चल रहा है। लेकिन जब हम ऑडियंस में होते तो ऑडियंस का, हर किसी का कान अलग अलग
होता है, तो हमें ऐसा रियाज, ऐसी साधना करनी, वो साधना से आएगा कि हर किसी कान को वही सच्चा स्वर सुनाई दे। तो ये साधना से ही आएगा। तो साधना बहुत जरूरी है। अब कौन है? प्रजापति जी कहते हैं किसी राग को बजाने के लिए। अब सपोज हम चंद्रकौन सी बजा रहे हैं, सपाट तान, सपाट सरगम हम करते हैं, उसके लिए मेरुखंड का कुछ सरगम बना के आपको करना चाहिए, ताकि इससे मैंने बताया है कि कोमल रे और कोमल धा के लिए प्रत्युष दे जी, उसके लिए पा और धा का एक सेम करना चाहिए, जिससे आपको लोग अपने घर का नाम लेते हैं कि हमारे पास सीखने, हमारे पास सीखे। कोई ये नहीं बताता है कि हरिप्रसाद चौरसिया जी कहाँ से और कैसे सीखे। क्या अरे हो ये हरिप्रसाद चौरसिया जी पंडित जी, कई लोगों को, बहुत लोगों को, हर किसी को मेरे ख्याल से पता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद में मेरे पिता पंडित भोलानाथ जी से ही सीखा उन्होंने। उसके बाद जब वो बॉम्बे शिफ्ट हुए तो वहां पे माँ अन्नपूर्णा देवी जी से सीखा उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने किसी से नहीं सीखा। कोई भी कुछ कह दे। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि मैं भी सुनता हूँ ये सब चीजें, देखता हूँ कई लोग कहते हैं इस बात को कि हमारे घर से सीखा, हमारे घर से सीखा। हमारा घर कौन सा घर? उस गुरु का नाम क्या था? उस गुरु का नाम होना चाहिए। तो कहने से क्या होगा? वो पंडित जी जानते हैं कि उन्होंने कहां से सीखा। और दुनिया को अगर हम बोल के झूठ, मिथ्य अगर हम बोलते रहेंगे, तो एक दृश्यम फिल्म आई थी अजय देवगन की, जिसमें एक झूठ को सच बना दिया जाता, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के। तो आज हम बोल रहे हैं तो कल वो सच होगा। इसलिए मुझे भी और दूसरे लोगों को भी बोलना चाहिए कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता पंडित भोलानाथ जी से ही सीखा उन्होंने, और उसके बाद मां अन्नपूर्णा देवी जी से सीखा, और कहीं नहीं सीखा उन्होंने। ये बोलना है गलत है, और बोलने से उनको शायद फायदा होगा, ना पंडित जी को फायदा होगा, ना पिताजी को फायदा होगा। साहिल, मां से पा बांसुरी की मुश्किल है।
शुद्ध मध्यम की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप समझ सकते हैं। बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं, हर किसी का जवाब देना मुश्किल है। मैत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, उनको प्रणाम है, नमस्कार मैत्री जी। मुरीद जी थैंक यू। बात मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संगीत तो मुझे बहुत कुछ नहीं आता, बांसुरी को सिखाने के लिए खासकर उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो बताना बहुत जरूरी है। ना कि सरगम रियाज करो रियाज करो रियाज करो रियाज करो। क्या रियाज करो, मैंने पीछे भी किसी कार्यक्रम में बोला, क्या रियाज करो वो कोई नहीं बताता। रियाज करो, रियाज में क्या करो वो तो बता दो। ये प्रैक्टिस करने से ये निकलेगा, ये प्रैक्टिस करने से ये निकलेगा, ये बहुत जरूरी है। कपिल जी तंत्रकारी, अब अगर आपको जबान मेरी दिख रही है सिंगल, ये भी एक सस्तेदार अंग है। ये है थोड़ा सा जबान से ही तंत्रकारी का होगा। और प्रभात जी आप कहते हैं शहनाई क्यों छोड़ दी, क्वेश्चन में क्या आंसर दूं, क्योंकि जब मैंने शहनाई बजाई तो गलती से बज गई पहली बार, तो मैं लाइव म्यूजिक की रिकॉर्डिंग भी काफ़ी बजाई है, फिर कई लोगों को अच्छा नहीं लगा तो उनके कहने पे मैंने शहनाई छोड़ दी और फिर मैंने दोबारा शहनाई बजाई ही नहीं। जी शहनाई बजाता था। प्रयागराज कब आ रहे हैं, लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। आकाश जी, एक आर्टिस्ट को बहुत सारे राग आने चाहिए या जितने आते हैं या उनको ठीक से बजाना काफी है? अच्छा क्वेश्चन है। राग इतना सा आ जाए, एक राग ही आ जाए ठीक से ढंग से, तो वही बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है इस जन्म में कि एक राग को ही सच्चा राग बजा सके, बहुत ही मुश्किल है। एक राग को हम इतनी साधना, इतना, क्योंकि राग बहुत ही बड़ा है और राग को हम पूरा बजा सकें बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। तो जितना भी राग हमें आता है हम उसको ही ढंग से बजा लें। जरूरी नहीं है कि हम बड़े राग बजाएं और गलत बजाएं, तो वो नहीं। सिंपल राग, छोटे राग, सिंपल राग जो आराम से बज जाएं वही बजाएं और उसमें ही इतनी साधना कर लें कि वही सा लगाते ही सारा काम हो जाए, पूरे राग बजाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसा होना चाहिए। और सुनने में फ्लूट का स्वर थोड़ा हाई पिच हो जाता है समर में। हाँ, समर में तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, समर और विंटर की बात मैंने पहले भी कही है। बांसुरी, अभी पीछे मेरी एक इंटरव्यू था तो उसमें एक मेरी बात का कंट्रोवर्सी हो भी गया कि तेल नहीं डालना चाहिए तो उससे बांसुरी खराब हो जाती है।
मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो नहीं डालता वो ना डाले, जो डालता है वो डाले, और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल डालने से मैं एक चीज कहूंगा कि समर हो विंटर हो, आपके पास अंदर स्वर है तो वो आपकी बांसुरी सुर में बजेगी, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समर और विंटर की अलग अलग बांसुरी बेचते हैं, जो गलत है, 100% गलत है। क्योंकि आप कितनी बांसुरी लेके घूमेंगे? कनाडा जा रहे हैं आप, सपोज कनाडा में इतनी ठंड पड़ती है, या यहीं पे कश्मीर चले जाते हैं आप, और इधर मद्रास में बजाने जा रहे हैं, तो क्या बांसुरी लेके आप घूमते रहेंगे? 2-2 सेट, 3-3 सेट? और सपोज आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन करना हुआ तो कैसे करेंगे आप? वो तो 440 है, 440 एक स्वर जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो एक ही स्वर साधना होनी चाहिए आपकी बांसुरी, किसी भी समर विंटर कहीं भी हो, आराम से बजनी चाहिए। अगर अंदर स्वर है आपके पास, 2 बांसुरी 3 बांसुरी खरीदने की कोई सीखने और फॉलो करने में क्या अंतर है? आप सीखेंगे तो बारीकियां सीखेंगे, फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ उनका संगीत ले सकते हैं। आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बांसुरी की बात करते हैं। अगर हम बांसुरी सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बांसुरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर हम किसी को फॉलो करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि बारीकियां क्या क्या हैं अंदर। फॉलो करने के लिए आप किसी गाने वाले को फॉलो कर सकते हैं, किसी सितार वाले को फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी, तो उसमें आपका एक संगीत बढ़ेगा। लेकिन आप संगीत जब आप सीख रहे हैं तो आपको बांसुरी सीखना है तो बांसुरी वाले के ही पास तक सीखना पड़ेगा। थैंक यू सुधीर जी। टर्किश फ्रेंड के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया था, और गुरुजी अक्षय जी, मैंने कहा, पहले भी कहा, लय ताल के साथ सिर्फ एक सरगम की प्रैक्टिस करें तो ताल मजबूत जब हो जाएगा आपका तो खुद ही आपकी ताने लय में आने लगेंगे। गाना अपने आप आ जाता है, गाना तो कोई भी गुनगुना सकता है। एक जिसने सीखा भी नहीं है वो भी गुनगुनाता है, क्योंकि हमारे बातचीत करने में एक स्वर है और लय है। तो उसके लिए आप एक ही साथ सीखें तो उससे ही सारा कुछ हो जाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए गाना सीखना नहीं जरूरी नहीं है भैया। और हाँ प्रभुजोत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अपने पिताजी की बात कहूंगा। उन्होंने ठंडे पानी में मुझे हाथ रख के रियाज करने के लिए सुबह सुबह बोला कि बेटा ठंड में उंगलियां चलेंगी कैसे? कहीं ठंड में आप बजा रहे हो तो आप हाथ ठंडे ही रहेंगे तो उंगलियां नहीं चलेंगी, बजाओगे कैसे? तो उन्होंने सुबह उठ के ठंड में मग में पानी में उंगलियां डाल के, दोनों उंगलियां डाल के, फिर कहा कि भैरवी बजाओ। शुद्ध स्वर बजाना मुश्किल था तो भैरवी बहुत ही मुश्किल था। तो वो करने से आपकी उंगलियां ठंड हो गर्मी हो हर जगह चलेंगी, बहुत जरूरी है। जी भैया, मैं कह चुका हूँ कि पंडित जी सिर्फ हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित जी, पिताजी
पंडित भोलानाथ जी से ही सीखा, बाद में गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी जी से सीखा। सुजीत जी, मैं सच यही बात कहता हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या गाना किसी को भी ले लीजिए आप, बारीकियां सिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं कि किस चीज को कैसे अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे क्या जाके आगे बनेगा, ये बहुत कम लोग बताते हैं। और मैंने जो अपने बुजुर्गों से सीखा है वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे इतना संगीत आता नहीं। स्वर रियाज कैसे करें मनीष जी, आप तानपुरे अगर करते हैं तानपुरा से, तो तानपुरा से करने के बजाय स्वर पेटी से करें। स्वर पेटी से करने को जब एक सिंगल नोट जब वो चलेगा, उसके साथ आपके बांसुरी की टोन या गाने का जो भी है तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। नहीं तो आप वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब वो स्वर ठीक नहीं है। तो आप एक स्वर पेटी के साथ रियाज करें। राहुल जी, आप किसी अच्छे बांसुरी मेकर को रिकमेंड करेंगे? राहुल जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने अभी तक किसी दूसरे बांसुरी मेकर की बांसुरी नहीं बजाई है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन अच्छा बनाता है कौन बुरा बनाता है। तो इसके लिए बस मेरे पिताजी की बांसुरी जो मैं बजाता हूँ, मेरे से उम्र कई वर्ष और ज्यादा की बनी हुई बांसुरी है जो मैं बचपन से बजाता चला आ रहा हूँ। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता, सब अच्छे हैं, पसंद आने पे है कि आपको किसकी बांसुरी अच्छी लगती है। मैंने अभी लास्ट टाइम भी यही कहा, और हर किसी का अपना अपना बजाने का और बनाने का अंदाज अलग है। सब अपने हिसाब से अच्छा बनाते हैं। और जो जिसकी भी आपको बांसुरी अच्छी लग जाए, आप सड़क चलते हुए किसी की वो भी बांसुरी अच्छी है, वो भी अच्छी है, वो जरूरी नहीं है कि महंगी होगी तभी अच्छी होगी। वो भी सड़क पे अगर सुर में बनी हुई मिल गई तो अच्छी है। मैंने भी कितनी बार खरीदी हुई है, ऐसे खड़े होके बजा लिया, देख लिया, दे दिया किसी शागिर्द को, मोहल्ले में किसी को दे दिया, तो वो ऐसे ऐसे सीखने के लिए बहुत अच्छी है। चैलेंजेस तो कुछ नहीं होते भैया। बस सुभाष जी, आपने कहा कि चैलेंजेस क्या होते हैं, मैं यही कहूंगा कि चैलेंजेस नहीं, चैलेंज तो हमारे लिए ये है कि मेरे शागिर्द सब बजाने लगे, ये मेरे लिए चैलेंज है। और शागिर्द को ये जरूर चैलेंज स्वीकार करना चाहिए कि मैं अपने गुरु का नाम आगे बढ़ाऊं, वो चैलेंज स्वीकार करे और जो गुरु सिखा रहे हैं उससे कई ज्यादा आगे चले। अमर भैया क्या कहते हैं? भोलानाथ जी भैया, अमर भैया, आपने एकदम ठीक बात कही। पिताजी हरि जी को एकदम बड़ा बेटा मानते थे, और मैं भी बड़ा भाई मानता हूँ। हमारा पूरा परिवार उनको बड़ा भाई मानता है, क्योंकि वो बड़े भाई की ही तरह थे और पिताजी को पिताजी ही मानते थे वो। मैं घर की क्या क्या बातें बताऊं, यहाँ तक कि पंडित जी जब आते थे घर पे, कहीं प्रोग्राम हुआ, बनारस हुआ, कहीं हुआ, तो वो आते थे, तब मैंने बचपन में देखा उनको। इवन लोग शागिर्द भी वहां बैठे होते थे, फिर भी वो अपनी प्लेट खाने पीना जिसमें खाया उन्होंने, वो उठा के खुद किचन में रखने जाते थे, किसी से उठवा। तो ये था उनका प्रेम। पिताजी जब जब भी वो पंडित जी आते थे, पिताजी उनको बांसुरी बनाकर देते थे, और प्रेम उनका पंडित जी का कि वो शाम को उसी बांसुरी को बजाते थे। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम। आकाश जी, सरसों का तेल बहुत जरूरी है।
मैंने पिछली बार भी यही कहा, लोग कहते हैं कि पहले के टाइम में बांस अलग आता था और अब आज के टाइम में बांस अलग आता है। बांस अलग नहीं आ सकता, बांस तो पेड़ है। नीम का पेड़ अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। आम का पेड़ अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही बांस का पेड़ भी अलग नहीं हो सकता। बांस पुराना और अब के बांस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बनाने की टेक्निक फर्क है, उसको कैसे बनाया जाए। पेड़, गुलाब के पौधे में गुलाब ही निकलेगा, गेंदा नहीं निकलेगा। नीम का पेड़ नीम का ही पेड़ होगा, नीम का पेड़ ही निकलेगा। बांस पुराना और नया, आज के जमाने में ऐसा बांस चेंज नहीं होता। बांस जो होता है बांस ही निकलेगा, और बांस पुराना और आज का कोई फर्क नहीं है, बनाने की टेक्निक फर्क है। और मेरे पिताजी ऑयल डालते थे, मैं भी आज की डेट में ऑयल डालता हूँ, और मेरी बांसुरी वैसी आप लोग सुनते ही हैं कि कैसी बजती है। और मुझे खुद को बहुत अच्छी लगती है। दुनिया को कैसी लगी मुझे मालूम नहीं, और कई लोगों की तेल ना डालने पे अच्छी होती है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई, मैं जो मुझे प्यार करते हैं वो तेल जरूर डालें। बांसुरी मजबूत होती है और फटती नहीं है, ट्राई करके देखें। राजीव जनर्जन का बहुत स्वागत है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। झाला बजाने के लिए आपकी जबान चलती है तो बहुत अच्छा झाला बजेगा, क्योंकि कई लोगों की जबान बहुत चलती है, झाला बजता नहीं है। तो झाले के लिए सब बजेगा। जबान की प्रैक्टिस है झाले के लिए। अमित जी, फ्लूट कहाँ से खरीदें और किन से खरीदें? किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे अच्छी बात कही आपने अमित पाटिल जी। आप बांसुरी ऐसी हो, उंगली खुले और छेद पे पहुंच जाए, उस होल पे पहुंच जाए, कहीं से भी हो, जो मैं सोचता हूं। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी टेक्निक को, तो आप अच्छी बात है, आप उस पर बजाइए। अजय भैया का जवाब बहुत बहुत स्वागत है। पहला स्वर ही तो बहुत मुश्किल है अजय भैया, क्योंकि राग को खड़ा करना ही उस स्वर से ही डिपेंड करता है। पहला स्वर अगर सुर में लग गया और पब्लिक को पसंद आ गया, ऑडियंस को समझ में आ गया, तो उसके लिए बहुत साधना। अब हम आपको क्या बताएं, आप इतने अच्छे कलाकार हैं। संगीत साधना से ही आती है, बातों से नहीं आती। हम बुजुर्गों को देख के यही सीखा है, और आप इतने अच्छे कलाकार हैं। बुजुर्गों का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम लेके अच्छा, बस और कुछ नहीं। मन में कपट नहीं, कुछ अच्छा, बस अच्छा सोचना, किसी दूसरे की बुराई नहीं सोचना, किसी दूसरे को काटना नहीं, किसी दूसरे का भला ही सोचना, तो अपने आप स्वर अच्छा लगेगा। प्रभात जी, कई लोगों का मानना है कि घराना तब कहलाएगा जब तालीम सिर्फ एक गुरु या पिछली पीढ़ी से ही ली गई हो। मैं घराना मानता नहीं। ठीक है, घराना एक अपने परिवार को बढ़ाने को घराना कहते हैं। आप संगीत आज की डेट में भी कोई भी
घराना नहीं बजाता गाता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मैं अपने गुलदस्ते में गुलाब भी लगा दूं, गेंदा भी लगा दूं और सब कुछ लगा दूं, एक अच्छा गुलदस्ता बने। तो जब गुलदस्ता अच्छा बनेगा तो हम किसी और घराने का भी कुछ उठा लेंगे, किसी और घराने का भी उठा लेंगे। तो वो जाके जब अच्छा बुके, अच्छा गुलदस्ता बनेगा तो बस और क्या चाहिए, दिखने में सुंदर लगना चाहिए। घराना क्या है, अच्छा बच जाए वही बहुत बड़ा घराना हो जाता है। अजय भाई क्या थैंक यू राजीव भाई। जी भैया राहुल जी, मैं पुणे आता रहता हूँ, पुणे में जरूर मुलाकात होगी आपसे। हाँ, बस टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा एक बागेश्वरी का अलाप करता हूँ आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए था कि बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा बांसुरी बड़ी बजाने के साथ साथ छोटी बांसुरी की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि छोटी बांसुरी की फिंगरिंग छोटी हो जाती है और हाथ में आना मुश्किल होता है। तो उस पर भी आप घर में बैठ के कभी ना कभी प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि उस पर भी उंगलियां चलें, क्योंकि बड़ी बजाने के बाद छोटी मुश्किल होती है और छोटी बजाने के बाद बड़ी बांसुरी मुश्किल होती है।
बहुत टाइम हो गया, आई थिंक अब मुझे इजाज़त चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा। विपिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, लोकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में आने से अपकमिंग हमारे जो बच्चे हैं, टैलेंट बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मुझे इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जितना भी थोड़ा बहुत सीखा है तो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी है। रहमान जी कहते हैं गायकी अब कुछ भी, हर चीज गाना ही है। अब ये गायकी है। अब स्ट्रेट नोट अगर हम बजाते हैं तो गायकी नहीं कहलाएगा। ये गायकी और तंत्रकारी थोड़ा स्टाइल था। और फिर मैं दोबारा कभी आऊँगा मास्टर क्लासेस में। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों आए और कुछ कुछ अपने दिल की बातें मैंने शेयर करी। और सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को बहुत खूब रियाज करिए, खूब आनंद लीजिए, संगीत का आनंद लीजिए। रियाज भी ऐसा करिए कि किसी चीज़ को रगड़ना जरूरी नहीं है कि हम उसको चमकाएंगे तभी चमकेगा। थोड़ा सा करके उसको आगे चले गए, थोड़ा सा दूसरा चीज़ किया, फिर वापस आ गए। तो ये कि हम लगे हुए हैं कुछ ना कुछ, तो जब दिमाग बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।